तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी वो खबर जिसने एक बार पूरे के पूरे एटीएस को चक्कर में डाल दिया था। एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसके लीडर थे उस समय पे आफ्ताब अहमद खान, ए खान। ऑपरेशन लोखंडवाला आपने देखा होगा, सुना होगा। एनकाउंटर एट लोखंडवाला, उसको अंजाम देने वाले। और उस एनकाउंटर में जो बड़े बड़े ऑफिसर थे वो सब के सब खास लोग थे स्क्वाड के। बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों ने किया। उनमें से एक का जो डीसीपी रिटायर हुए क्राइम ब्रांच के अंबादास पोटे भी थे। उन्होंने आज मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाया। जब सुना रहे थे मुझे लग रहा था कि शायद मैं कोई क्राइम मूवी देख रहा हूँ, बॉलीवुड की या हॉलीवुड की। किस तरीके से एक शातिर अपराधी उनके चुंगल से बच के भाग जाता है और फिर कभी उनके हाथ नहीं आया। बड़ी ही रोचक कहानी है। उसके बारे में एक नहीं बल्कि दो एपिसोड में पहले बना चुका हूँ। लेकिन जो बातें पोटे साहब ने मुझे बताई वो मैंने नहीं सुनी थी। थोड़ा बहुत हिस्सा उसका, छोटा सा जिक्र एक केस का, वो हमने एक एपिसोड में किया था। बात कर रहे हैं फीलू खान की, ड्रग स्मगलर, अपने ज़माने का सबसे बड़ा। तो पोटे साहब ने बताया कि 70s में, अर्ली 80s में, जब ये बाकी लोग इतने बड़े नाम नहीं थे, उस समय फीलू खान नेशनल कॉलेज बैंड्रा में पढ़ा करता था। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बहुत हैंडसम था, हीरो लगता था। लेकिन उस ज़माने में भी जब लोग चाकू से दादागिरी किया करते थे रामपुरी से, फीलू खान इम्पोर्टेड वेपन अपने पास रखता था। कहाँ से अरेंज करता था किसी को पता नहीं, और अपने दोस्तों को दिखा के कॉलेज में रुआब डाला करता था। और कभी कभी आधी रात को दोस्तों के साथ मिलके हवाई फायर भी कर दिया करता था। तो ये शुरू से ही फीलू खान के साथ ये बात जुड़ गई थी कि एक ड्रग डीलर इम्पोर्टेड वेपन, बाहर का बना हुआ हथियार हमेशा अपने पास रखता। और फीलू खान के बारे में कहा जाता था कि वो गर्लफ्रेंड तो छोड़ सकता है लेकिन हथियार नहीं छोड़ सकता, और इसलिए उसके साथ कोई पंगा लेने से डरता था। फीलू खान ने अपना ड्रग का कैरियर शुरू किया केपी के साथ, खालिद पहलवान के साथ, जो उस समय बड़ा ड्रग का काम किया करता था। बाद में वो दाऊद का मेंटर, दाऊद का गुरु बन के मशहूर हो गया। लेकिन उस ज़माने में वो ड्रग का धंधा किया कर। दोनों पठान थे, और खालिद पहलवान मध्य प्रदेश से आके मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम भी करते थे। अमिताभ बच्चन के साथ कुछ फिल्मों में उन्होंने पहलवानी का, दादा लोगों का रोल भी किया। तो इतना नाम तो नहीं था, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में लोग उनको जानते थे। और फिल्म इंडस्ट्री में कॉलेज स्टूडेंट्स में नशे की सप्लाई करनी उस ज़माने में फीलू खान से लोगों ने सीखी। ये ओरिजिनल ड्रग डीलर्स में से एक था। इसका एक दोस्त था जो माउंट मेरी चर्च जो है बैंड्रा में, उसके पास रहता था, जिसका नाम था मंगेश पवार। बहुत ही शातिर किस्म का क्रिमिनल, और वो साये की तरह फीलू खान के साथ रहता था। इसका बॉडीगार्ड, ड्राइवर, खानसामा, एरन बॉय, हर किस्म का काम फीलू खान के लिए वो मंगेश पवार करता। बड़ी रोचक कहानी। और वहाँ से करते करते जो बैंड्रा तालाब है उसके सामने एक बैंक की ब्रांच है, शायद विजया बैंक है या इस किस्म का बैंक, उसके साथ वाली बिल्डिंग में रहा करता था। और इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी सना, जो बाद में इसकी बीवी बन जाती है शादी करवा के। सना खान वो
सात बगला की तरफ कहीं वर्सोवा में रहती थी। वो बाद की बात है। तो करते करते 90s में जब ये आदमी काफ़ी नामचीन हो गया, बहुत पैसे वाला हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखने लगा, ड्रग का धंधा बहुत बढ़ गया, तो ये जो केपी, बाद में दाऊद का ज़माना आ गया, छोटा शकील आ गया, तो ये केपी की वजह से दाऊद गैंग के करीब हो गया। उसके बाद छोटा राजन दाऊद के साथ था, तो ये छोटा राजन के भी करीब हो गया। अब ये करते करते 93 का ब्लास्ट आ जाता। इसके पहले आपको बता दें छोटी सी बात, एक बार ये हथियार के साथ बांद्रा में पकड़ा भी गया था हवाई फायर करते हुए, लेकर अपना असर रसूख दिखा के ये आदमी बच निकला था। तवा रेस्टोरेंट जो हनीफ कड़ावाला का था बांद्रा में, वहाँ इसका अक्सर उठना बैठना होता था। हनीफ कड़ावाला और उसके साथी समीर हंगोरा का नाम आया 93 के ब्लास्ट में। तो पोटे साहब ने बताया कि 93 के ब्लास्ट के बाद हमारे पास खबर आई कि जो सी रॉक होटल पे ब्लास्ट हुआ था उसमें इन लोगों का हाथ था, जिसमें ये मंगेश पवार और ये इसका साथी और ये हनीफ कड़ावाला फीलू खान ये शामिल थे। ये किसी खबरी ने खान साहब को इन्फॉर्मेशन दी, तो खान साहब ने पूरा स्क्वाड को लगा दिया काम के कि मुझे फीलू खान चाहिए। लेकिन फीलू खान था कि किसी के हाथ ही नहीं आता था। कोई 1.5 दर्जन ठिकानों पे छापे मारे गए, लेकिन फीलू खान हाथ नहीं आया। वो एक जगह पे रहता ही नहीं था, कभी इधर कभी उधर भटकता रहता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि इसको पकड़ने के लिए इसका जो सना खान का घर था उसके चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई थी। शिफ्टों में लोग बैठते थे कि कभी आएगा तो इसको पकड़ेंगे। और कुछ ऑफिसर तो कई बार सना खान के घर में जाके भी बैठते थे कई घंटे, कि कहीं अगर फ़ोन आता है तो हम पता करेंगे कि फ़ोन कहाँ से आता है। सना खान का फ़ोन भी टैपिंग पे लगाया गया, लेकिन सना खान सब सामिती थी, उसको पता था पुलिस वाले सुन रहे हैं, मेरे सामने भी बैठे हैं और अपने एक्सचेंज में भी बात सुन रहे होंगे। तो बड़े तरीके से वार्निंग दे दिया करती थी फीलू खान को। वो इस तरीके का डायलॉग बोलती थी, अंदाज से बोलती थी कि फीलू खान समझ जाता था अपनी बीवी को मिलने जाना खतरे से खाली नहीं। तो ये करते, अब ढूंढा जा रहा है फीलू खान को। तो एक दिन खबर आती है ATS के पास कि जुहू के इलाका जहाँ पे चंदन सिनेमा है वहाँ पे एक चंदन चौकी भी है क्राइम ब्रांच की, ATS की चौकी भी हुआ करती थी। वहाँ पे वो किसी काम से आने वाला, तो पुलिस वालों ने बड़ी प्लानिंग से उस इलाके की घेराबंदी की। 3-4 पुलिस के व्हीकल, एक कबस्टर गाड़ी, एक मारुति वैन तभी नई आई थी, और एक टेम्पो बड़ा, कि कहीं से भी जब सब रास्तों को पैक किया गया कि जैसे कहीं से आएगा वो ट्रक आगे लगा के और गाड़ियां लगा के उसको और रोका जाएगा। इतना तो सब पुलिस वालों को पता था कि उसके पास एक इम्पोर्टेड वेपन रहता है। साथ में ये भी पता था कि उसका साथी, उसका बॉडीगार्ड मंगेश पवार, वो भी हथियार रखता है, लेकिन किस किस्म का हथियार उसकी खबर नहीं थी। तो ये 3-4 गाड़ियों में 12-13 ऑफिसर ATS के ये पूरी नाकाबंदी करके बैठे थे, और अचानक इनको वो गाड़ी नज़र आ जाती है जिसका रंग इनको बता दिया गया था खबरी की तरफ से। वो था पीकक कलर, जो मोर होता है, पक्षी मोर, उसके पंख जो होते हैं उसको मोर पंखी कहते हैं उस कलर को। तो मोर पंखी कलर की गाड़ी मारुति वैन उन दिनों में आई थी नई।
काफ़ी सारे कलर्स में मॉडल निकाला था। तो ये खबर आई कि मोरपंखी गाड़ी में फीलू खान और मंगेश तो पक्का होंगे और कोई भी साथ में हो सकता है। और जैसे ही इनको वो गाड़ी हरे रामा हरे कृष्ण टेम्पल के थोड़ा आगे, जहाँ देवानंद और उनके भाई विजयानंद का बगला हुआ करता था साथ साथ, और उसकी दूसरी तरफ चंदन सिनेमा, चंदन टॉकीज, आजकल तो वहाँ पे मॉल भी बन गई है साथ में, वहाँ पे उसकी गाड़ी स्पॉट की जाती और उसको चैलेंज किया जाता है कि गाड़ी रोको। लेकिन तभी बिना किसी वार्निंग के फीलू खान खुद गाड़ी चला रहा था, मारुति वैन, मोरपंखी वैन, और मंगेश पवार लेफ्ट साइड में आगे बैठा था। और वो अचानक AK-47 निकालता और पुलिस की मारुति वैन, जिसमें अब्बादास पोटे, इकबाल शेख, इंस्पेक्टर दुबे और एक और थे इनके साथ, 4 ऑफिसर, ये बैठे, इनके ऊपर बस्ट मारता है फुल स्पीड का। पोटे साहब ने बताया कि लकड़ी जो मंगेश पवार के हाथ में AK-47 थी, उसकी नोजल थोड़ा ऊपर रह गई, गाड़ी के अंदर बैठ के बराबर उससे एम लिया नहीं गया और वो गोलियां हमारी गाड़ी की छत के ऊपर से निकलती हुई विजयानंद के घर की फर्स्ट फ्लोर की दीवारों पे जाके लगी, जो बहुत सालों तक लोग देखने जाया करते थे। और उसके बाद इसी भगदड़ में हमारी गाड़ी के साथ जो थोड़ी सी जगह थी, वहीं से गाड़ी रिवर्स करके ये लोग भाग जाते और हमने जवाबी फायरिंग की उस गाड़ी पे और हमला भी किया, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारी गोली किसी को लगी कि नहीं लगी। और उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। जब पुलिस वाले अपनी गाड़ियाँ रिवर्स करके उसका पीछा करने की कोशिश करते तो वो मोरपंखी मारुति वैन गायब हो जाती। तो पोटे साहब भी लीडर ऑफ द टीम ये पुलिस कंट्रोल को फ़ोन करते हैं, कहते ऐसे ये अपराधी लोग 2 आदमी इस गाड़ी में हैं और वो हमारे ऊपर गोलियां चला के भागे हैं, हमने भी गोलियां चलाई हैं, उनको ज़रा चारों तरफ मैसेज कर दिया जाए, वायरलेस मैसेज कि गाड़ी कहीं भी मिले उसको रोकी जाए। तो जैसे ये लोग गाड़ी का पीछा करते करते जो उस सर्कल तक पहुंचते हैं, तो वहाँ से कुछ लोग बताते हैं कि गाड़ी लेफ्ट साइड में DN नगर की तरफ घूमी और वहाँ से उन्होंने ये भी बताया कि लेफ्ट जाते ही फिर नेक्स्ट लेफ्ट लेके जो वर्सोवा की तरफ रोड जाती है, उस सड़क की तरफ वो गाड़ी और मुड़ गई। तो कंट्रोल को फिर बताया जाता है कि उस पूरी रोड के ऊपर आगे नाकाबंदी की जाए, लेकिन आपको पता है कि कुछ समय लगता है पुलिस स्टेशनों से गाड़ियां निकलने में, मोबाइल जो इनकी होती हैं सड़कों पे खड़ी रहती हैं उनको जगह पे पहुंचने में। तो उसका पीछा करते करते पोटे साहब की जो मारुति वैन वो जब जुहू सर्कल से DN नगर की तरफ मुड़ती है तो लेफ्ट लेते हैं वर्सोवा की तरफ। तो वहाँ इनकी गाड़ी बोलते याद नहीं कि पंक्चर हुई या खराब हो गई, लेकिन कोई दिक्कत आ गई। तो हम जल्दी जल्दी गाड़ी से निकले चारों ऑफिसर, और उसके सामने अक्रॉस द रोड एक मियाँ बीवी एक मारुति वैन में बैठे थे और उस गाड़ी का रंग भी मोरपंखी था। वो बड़ा फेवरेट कलर था, बहुत सारे लोगों ने जब ये नया मॉडल आया तो उस रंग की मारुति वैन खरीदी। अब ये चारों लोग उतर के मियाँ बीवी के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, इनके पास हथियार भी थे, AK-47 कार्बाइन इनके पास भी थी। तो मियाँ बीवी डर गए कि ये कोई बदमाश लगते हैं, पुलिस वाले तो लगते नहीं, अब हथियारों के सामने क्या करते। वो लोग डर के गाड़ी से निकल गए और ये चारों ऑफिसर उस गाड़ी में बैठ के घुमा के पीछा करने लगते हैं दूसरी मोरपंखी गाड़ी का, जिसमें फीलू खान और मंगेश पवार थे। और वहाँ से पीछा करते करते ये लोग जब थोड़ा आगे चलते हैं तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। इनको गाड़ी हवाली करने के बाद
उस मियाँ बीवी ने पुलिस कंट्रोल को फ़ोन कर दिया कि 4 बदमाश जिनके पास हथियार थे वो हमारी मारुति मोरपंखी कलर की हमसे छीन के ले गए। अब पोटे साहब ने कहा कि हमने सब अफसरों ने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी, बाल लंबे रखे हुए थे, काम ही ऐसा था, यूनिफॉर्म तो पहनते नहीं थे आप लोग, कब कहीं तो हुलिया बदल के जाना पड़ता था। और मियाँ बीवी का ये समझना कि ये बदमाश हैं, गैंगस्टर हैं, ये कोई गलत बात नहीं थी। हम लगते ही बदमाश थे शक्ल से, जिस किस्म का हमारा हुलिया था। तो जैसे ये लोग वहाँ से निकल के कॉर्नर तक पहुँचते हैं जहाँ पे पंजाबी तड़का करके रेस्टोरेंट है, लेफ्ट साइड में एक बड़ा हाई राइज अपार्टमेंट बना था नया नया। जैसे ही इनकी वो मियाँ बीवी से छीनी हुई गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो आगे पुलिस की एक बड़ी वैन और एक पुलिस की कार लोकल पुलिस स्टेशन की होगी। वहाँ पे 8-10 पुलिस वाले बंदूकें तान के खड़े थे और हमारी गाड़ी को रोक लिया, पुलिस वालों की गाड़ी को, और उन्होंने कहा कि हाथ खड़े करके बंदूक के नीचे रख के बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। तो पोटे साहब ने बताया कि हम चारों ऑफिसर्स ने अपने हथियार नीचे रख दिए रोड पे, हाथ खड़े किए और उनको दूर से चिल्ला के बोला कि हम पुलिस वाले हैं, मेरा नाम अम्बादास पोटे है, ये इकबाल शेख है, ये इंस्पेक्टर दुबे हैं, ऐसा कर। तो आप इसलिए पुलिस वाले भी समझ के, सबने नाम सुना हुआ, तो कहा कि हम ATS के जवान हैं, खान साहब के स्क्वाड में काम करते हैं। उनमें से एक तो लोगों ने पहचान भी लिया कि ये तो पोटे साहब ही हैं, ये इकबाल शेख हैं, दुबे साहब हैं। पुलिस वाले एक दूसरे को पहचान तो लेते ही हैं। तो खैर तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। फीलू खान और मंगेश पवार काफ़ी दूर तक निकल चुके थे। तो एक ही कलर की 2 गाड़ियां होने से एक हादसा होते होते बच गया। अगर मुंबई पुलिस के वो जवान तैश में आके, गुस्से में आके गोलियां चला देते तो इन चारों में से किसी ना किसी का नुकसान तो हो ही सकता था, जो बाल बाल बचे। पोटे साहब कहते हम बहुत सहमे हुए थे कि कहीं सामने से गोली चल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। हम तो अपने साथियों पे गोली चला नहीं सकते क्योंकि पुलिस वाले हैं, हमारे साथी हैं। खैर पुलिस वालों ने गाड़ी हटाई, ये लोग फिर अपनी वैन में बैठ के पीछा करने लगते हैं, लेकिन दूर तक वो गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिलता। करते करते आगे गार्डन आता है, 7 बंगले के पहले बरसोबा के छोटा सा गार्डन है, वहाँ पे इनको वो गाड़ी खड़ी दिखाई दे जाती है, लेकिन उसमें कोई आदमी नहीं था। फीलू खान और मंगेश पवार गायब हो चुके। जब गाड़ी की तलाशी लेते हैं तो उसमें इनको एक बैग मिलता है, जो जैसे क्रिकेट किट का लंबा बड़ा बैग होता है, जो गोल्फ का, जिसमें वो क्लब वगैरह रखते हैं। उसमें 2 टॉवल थे वाइट कलर के, जिनके ऊपर काफ़ी खून लगा हुआ था। तो बोलते हैं तब हमें अंदाज़ा हुआ कि दोनों में से एक को गोली लगी है, वो इंजर्ड हो गया। जो हमने वापसी फायरिंग की थी वो इन दोनों में से एक को लगी है, और वो खून उन टॉवल्स के ऊपर, तौलिए के ऊपर लगा हुआ था। कोई गाड़ी में पेपर नहीं थे, कोई और सुराग नहीं मिला, कोई हथियार नहीं था, लेकिन आदमी दोनों गायब हो। उसके बाद बहुत कोशिश की गई ढूंढने की, और कई महीने निकल गए, फीलू खान और मंगेश पवार पुलिस के हाथ नहीं आए। कुछ महीनों के बाद खान साहब के पास, ATS के चीफ के पास एक खबर आती है कि पूना पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जो बेसिकली बॉम्बे का रहने वाला है, और उसके पास से एक इम्पोर्टेड वेपन मिली। तो ATS वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि इम्पोर्टेड वेपन उस ज़माने में मुंबई का आदमी हो ना हो, कहीं ये फीलू खान ही हो। और जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ की मुंबई से भाग के जब फीलू खान को लगा
कि मुंबई पुलिस बुरी तरह मेरे पीछे लगी है। तो वो कुछ दिन शांत रहने के लिए मुंबई छोड़ के पूना चला गया, बंगला किराए पे ले लिया। साथ में मंगेश पवार और एक यंग लड़की जो कॉलेज में पढ़ती थी, उसको किसी तरह से डरा पटका के साथ में रखना शुरू कर दिया। और उस लड़की को ये रात को पीटता वीटता था, फिजिकल टॉर्चर करता था। तो एक रात को पड़ोसियों ने कहीं उस औरत के लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस का बड़ा दस्ता आया और फीलू खान को पकड़ लिया और मंगेश पवार वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। तो लड़की को भी पकड़ा और फीलू खान को भी पकड़ा, अरेस्ट किया। इन्होंने जमानत नहीं की, जमानत नहीं करवाई, तो इसलिए इनको थोड़े दिनों के बाद नासिक जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते नासिक पहुंच गए। अरेस्ट के बाद काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन इसके पहले के मुंबई पुलिस की ATS नासिक जेल पहुंचती, पता चला कि वो तो जेल से बेवकूफ़ बना के फरार हो गया। बड़ा लंबा समय निकल गया, फीलू खान की कोई खबर नहीं और ATS को पूरा वक्त पड़ा हुआ है, फीलू खान को ढूंढा जा रहा है। तो कुछ समय के बाद पता चला कि फीलू खान और मंगेश पवार दोनों बैंकॉक पहुंच चुके हैं और तब तक छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया होता है। वो मंगेश पवार को अपने साथ बुलाना चाहता था, या शायद मंगेश पवार छोटा राजन को ज्वाइन करना चाहता था। वो हिंदू डॉन और मुस्लिम डॉन का किस्सा शुरू हो चुका था। छोटा राजन का एक खास आदमी था विलास माने। ये वही विलास माने है जो केटी थापा के मर्डर केस में इन्वॉल्व था। वो कहानी आपको सुनाएंगे। तो विलास माने दुबई में बैठ के छोटा राजन का पूरा काम हैंडल करता था। एक तरीके से उन दिनों में पूरा फाइनेंस का कंट्रोल विलास माने के हाथ में होता था। तो विलास माने महाराष्ट्र का, मंगेश पवार महाराष्ट्र का, तो इनकी आपस में बातचीत होती रहती थी जब एक ही गैंग में काम करते थे, दाऊद गैंग में। तो मंगेश ने विलास माने ने मंगेश को कांटेक्ट किया बैंकॉक में कि तू हमारा गैंग अगर ज्वाइन करना चाहता है, खबर मिली है तो छोटा राजन से हाथ मिलाना चाहता है, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तो मंगेश ने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी के साथ तू रह रहा है उसका मर्डर करना पड़ेगा, कत्ल करना पड़ेगा, क्योंकि वो दाऊद का आदमी, छोटा शकील का आदमी, उसको मारो तो हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाएंगे। और वही होता है। कुछ दिनों के बाद मंगेश पवार जो इतने सालों से फीलू खान के साथ रह रहा था, उसका खास और खास भाई जैसा, वो एक किचन नाइफ से सोए हुए फीलू खान पे ज़बरदस्त हमले करता है और उसको मार देता। वो किस्सा हम पहले आपको सुना चुके हैं, लेकिन ये अंदर की बातें विलास माने का एंगल ये कहीं सामने नहीं आया था। ये पोटे साहब ने बताया, क्योंकि क्राइम ब्रांच में इतने साल निकाले, ATS ने निकाले, उनको अंदर की बातें पता चलती रहती है। और बाद में विलास माने को भी उन्होंने पकड़ा था कालवा से कर। तो वहाँ से इसको मारने के बाद छोटा राजन और विलास माने बड़े तरीके से मंगेश पवार को वहाँ से निकाल के नैरोबी भेज देते और नैरोबी में नाम वाम बदल के, भेष बदल के दूसरे पासपोर्ट पे रह रहा था। और वो क्योंकि उसके पास पूरे कॉन्टैक्ट थे फीलू खान के, उसके जो ड्रग ट्रेड के बड़े बड़े लोग, उसमें काफ़ी सारे लोग नैरोबी में थे, तो उनके साथ मिलके वो ड्रग का धंधा करने लगा। लेकिन इस बात की खबर छोटा शकील और दाऊद को लग जाती है कि मंगेश जिसने हमारे साथी फीलू खान को मारा था वो नैरोबी में बैठा। तो वो अपने आदमी भेज के मंगेश पवार का नैरोबी में कत्ल करवा देते।
इस बात की पुष्टि नहीं हो रही थी कि मरा है कि नहीं मरा है, जिंदा है कि नहीं। तो जब विलास माने पकड़ा गया मुंबई के नज़दीक से, उसने एटीएस को बताया कि वो वाकई मर गया है और मैंने उसके घर वालों को कुछ पैसे वैसे ही भेजे थे, उनके घर में बातचीत भी हुई थी। तो आपको मालूम है जब किसी के घर में डेथ हो जाए तो माहौल क्या होता है। तो उसकी बातचीत पर उसके घर में भी पुलिस वाले गए तो पता चला कि वो वाकई उसकी डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड के जुड़े किस्से बहुत दिनों के बाद शराकत हुई विलास माने के बताने के बाद कि फीलू खान का इस तरह से मर्डर हुआ जो मंगेश पवार ने किया। तब तक उन्होंने वो बॉडी संभाल के रखी थी। फिर सना खान बैंकॉक जाती है, उसकी लाश पहचानती है और उसको उसके लाश राइट जो होते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जो फीलू खान की बीवी सना खान, उसको एक नामी ग्रामी ड्रग डीलर के साथ उसके धंधे में साथ करने के आरोप में उस जमाने में पोटा कानून हुआ करता था, पोटा POTA, उसके तहत गिरफ्तार किया गया। ये साल हिंदुस्तान की दूसरी औरत थी, फीमेल थी, जिसके ऊपर पोटा लगाया गया। उसके पहले शायद जयललिता केस में किसी लेडी के ऊपर पोटा लगा था तमिलनाडु में। जब इसके ऊपर पोटा लगा और कुछ और लोगों के ऊपर भी उन दिनों में आदमियों के ऊपर पोटा लगा था, तो सुनील दत्त ने बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ी की थी कि पोटा को ख़त्म करना चाहिए, ये मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा। पार्लियामेंट में शोर डाला इधर उधर सब, और अल्टीमेटली वो पोटा ख़त्म करना पड़ा। बाद में मकोका आ गया, वो दूसरी बात। तो ये पूरा किस्सा आज पोटे साहब ने मुझे सुनाया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आने वाले दिनों में आपको कहानी सुनाएंगे विलास माने की, जो आज तक नहीं सुनाई थी क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।